बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। इसके ऊपर हमने बात करनी है और ये हमारा मेन जो है टॉपिक है जिसमें ज़्यादातर आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, और आपको उसके बारे में अच्छी तरह पता है कि ये क्या होता है और ये इसकी बेसिक्स क्या हैं। सो हम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर जब बात करने जा रहे होंगे, ठीक है, तो ये याद रखें कि कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है या जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको हम देखेंगे, ठीक है। जो इसके मेन पोस्टुलेट्स हैं वो क्या हैं? तो बेसिकली हम इसके मेन पोस्टुलेट में हम कहते हैं कि जो बॉन्ड बनेगा मेटल और लिगेंड के दरमियान वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन से बनेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन कौन करेगा? लिगेंड करेगा, ठीक है, टू द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। लिगेंड के पास एट लीस्ट वन ऑर्बिटल ऐसा होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तब जो है वो आपके पास ये याद रखें कि वो होगी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन होगी। यानी मेटल के पास लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल जो है वो खाली होना चाहिए एक्सेप्टेंस के लिए, और लिगेंड के पास जो है एक ऐसा ऑर्बिटल होना चाहिए जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो। वन ऑर्बिटल ऐसा होना चाहिए जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर डोनेशन होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, ये इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये बात समझ आई है कि एक के पास ऑर्बिटल खाली होगा, दूसरे के पास ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, तब डोनेशन होगी, वरना नहीं होगी। जी क्लियर है सर। ओके, सेकंड पॉइंट ये है कि in order to accommodate the electron pair donated by an ligand, central metal atom must possesses a vacant hybrid orbital of equal energy. These vacant orbitals are obtained by hybridization of orbitals, ठीक है, atomic orbitals. So आपको ये पता है कि जो मैंने जैसे ऊपर बात की, लिगेंड के पास ऐसा ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है, और मेटल के पास ऐसा ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें ऑर्बिटल की एनर्जीज इक्वल हैं और वो वेकेंट हैं, खाली हैं, और उनकी इक्विवेलेंट एनर्जी है और उनकी डेफिनेट ज्योमेट्री है। नंबर 3, समटाइम्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे कैन बी पेयर अप एज फुली एज पॉसिबल प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। दस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस n-1 ऑर्बिटल वो खाली कर देते हैं, ये आगे कहीं आएगा। ऐसा होता है कि समटाइम्स एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करता है कि अपने से लोअर ऑर्बिटल में चला जाता है और वहाँ जाकर पेयर अप हो जाता है और एक ऑर्बिटल खाली कर देता है। सेंट्रल एटम जो होती है ना, वो ऐसे वेकेंट ऑर्बिटल्स को एम्प्टी ऑर्बिटल्स को बनाती रहती है, रखती रहती है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू गेट अ सूटेबल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। नंबर 4, जो वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं सेंट्रल मेटल एटम के या आयन के, वो ओवरलैप करते हैं फिल्ड ऑर्बिटल्स के साथ ऑफ द लिगेंड टू फॉर्म अ मेटल लिगेंड बॉन्ड, ठीक है। मेटल लिगेंड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है जी। सो ये मेन पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट में कोई बात मसले वाली तो नहीं है? कोई क्वेश्चन पूछ जी? सेकंड पोस्टुलेट। ज़रा आपने ना ये देखना है, समझना है सारी बातें। ये याद रखें कि जब आपके पास कोई मेटल होगी, कोई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने जा रहा होगा, तो ये एक मेटल है, उसका जो ऑर्बिटल्स की तादाद है ना, यानी जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होने चाहिए? मेटल है और उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो खाली होने चाहिए, ठीक है।
Wait a minute, please. ओके, सो ये एक मेटल है, ये इसके ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे कि इनकी शेप क्या होगी। से उसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये चौथा बॉन्ड बनाने के लिए, और ये है लिगेंड। लिगेंड का जो है वो उसके पास ये एक ऑर्बिटल है और ये मेटल के पास ऑर्बिटल है। जो लिगेंड का ऑर्बिटल है उसमें ज़रूरी है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। और मेटल का ये जो ऑर्बिटल है ये क्या होना चाहिए, दैट शुड बी एम्प्टी, ठीक है, और इट शुड बी वेकेंट। या वो एम्प्टी होना चाहिए या क्या होना चाहिए, या एम्प्टी या वेकेंट होना चाहिए। अब ये जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये याद रखें कि ये जो मेटल है ना, ये मेटल ऑर्बिटल्स, ये बॉन्ड बनाने से, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से पहले ये क्या करेगा, इट विल अंडरगो अ हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन लिगेंड डोनेट करेगा और मेटल ऑर्बिटल्स इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब समटाइम्स मेटल ऐसा करती हैं कि मेटल समटाइम्स ऐसा करती हैं कि उसके जो ऑर्बिटल्स हैं ना, से उसका ये डी ऑर्बिटल है और ये उसका एस ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि समटाइम्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस ऑर्बिटल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये खाली पड़ा हुआ है। इसके आगे पी है, वो भी क्या है, वो भी खाली पड़ा हुआ है, पी, ठीक है। समटाइम्स मेटल ये करती हैं, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है जो हमने पीछे पोस्टुलेट देखे हैं, ये पॉइंट नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब लिगेंड इसके साथ बॉन्ड बनाने आएगा तो समटाइम्स मेटल जो है ना अपना एक जी सर स्लाइड नहीं शो हो रही। अभी आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? नो सर। इसका मतलब इंटरनेट इशू है। किसी और को व्हाइट बोर्ड सबको नजर आ रही? ओके, यस सर, नजर आ रही। गुड। सो होता ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चला जाता है, पीछे शिफ्ट हो जाता है, जिसका मतलब है n-1 या जो भी आप कहना चाहें। n-1 का मतलब है n में से एक इलेक्ट्रॉन पीछे भी जा सकता है, यानी ये अगर इसमें इलेक्ट्रॉन एक पड़ा वो इधर चला जाएगा, ठीक है। इन अदर सेंस जो फिनोमेना है एक्चुअली वो मैं समझा रहा हूँ, n-1 को हम बाद में देखेंगे। ये देखो, ये हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए और ये वाला ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया। अब यहाँ लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, ठीक है जी। तो ये थर्ड पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4 है कि वेकेंट ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। अब यही बात कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे, ये आपस में ओवरलैप करेंगे एंड दैट विल गेट यू अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ तक कोई मसला? कोई इशू है? नो सर। No, sir. अच्छा जी, अब आते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो एक सेंट्रल मेटल एटम जो हाइब्रिडाइजेशन में जा सकता है और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल मेटल एटम शो कर सकता है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका तो पता है ना sp कैसे बनता है, एक s और एक p के कॉम्बिनेशन से। ये sp2 भी शो कर सकता है, ये dsp2 भी शो कर सकता है, ये sp3 भी शो कर सकता है, ये dsp3 भी शो कर सकता है, ये dsp3 की दूसरी एग्जांपल आ गई, ये d2sp3 भी Show कर सकता है और ये sp3d2 भी Show कर सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
हेलो, No, sir. ओके जी। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं एग्जांपल लेना। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ Fe, यानी ये हेक्सासियानोफिरेट कॉम्प्लेक्स, जिसमें जो चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर इट इज़ -3। ठीक है, सो इट्स हेक्सासियानोफिरेट 3। सॉरी। अच्छा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की हम बात करेंगे। अब इनर ऑर्बिटल का मतलब क्या होगा और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, लेट्स सी। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयरन की पता है, सबको पता है कि नहीं पता? इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, इसकी 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, 3p6, ठीक, 4s2, 3d6 और 4p इसका एम्प्टी है। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो हम बात करते हैं वैलेंस शेल की। अगर हमारे पास ये हमारे पास वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में ये हमारे पास d है, दिस इज d। इस d में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें से 4 अनपेयर्ड हैं और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ठीक है, जबकि इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अगर ये आयरन +3 स्टेट में जाता है तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन कौन से रिमूव होंगे? एक ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा 3 में से, आउट ऑफ 3 ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा। तो टोटल कितने रिमूव हुए? 3। इसके नतीजे में 4s एम्प्टी हो गया है और जो 3d है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, यानी सारे के सारे अनपेयर्ड हो गए हैं। अब ना ये कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पहली शर्त ये है कि जो लिगेंड होना चाहिए उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि साइनाइड जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, एंड एवरी नेगेटिव कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इट कैन डोनेट दीज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, या नाइट्रोजन के ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी डोनेट कर सकता है, यानी इन एक्चुअल नेगेटिव, और ये यूं है। ठीक है, तो ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, दोनों डोनेट कर सकता है। इट्स नॉट अ, यू कैन से दैट, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। अच्छा जी, अब ये इलेक्ट्रॉन 2 डोनेट कर रहा है। अब डोनेट करने के लिए पहली कंडीशन, इसके पास इलेक्ट्रॉन है साइनाइड के पास, पहली कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है कि ऑर्बिटल खाली होने चाहिए आयरन के पास, यानी सेंट्रल मेटल एटम के पास ऑर्बिटल खाने होने चाहिए। जब ये साइनाइड इस आयरन एटम के करीब आएगा तो वो जो साइनाइड के इलेक्ट्रॉन है वो आयरन के न्यूक्लियस पर या आयरन पर प्रेशर डालेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड पड़े हुए थे वो प्रेशर फील करेंगे, रिपल्जन फील करेंगे। तो लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस आयरन +3 के इलेक्ट्रॉन पर अपना रिपल्जन फोर्स अप्लाई करेंगे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये जो इलेक्ट्रॉन है ना डी में जो पड़े हुए हैं ये पेयर अप होना शुरू हो जाएंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा है। सो ये पेयर होंगे, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ पेयर हो जाएगा, सही, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप हो जाएगा। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट 2 पेयर बन गए, ये अनपेयर्ड रहा और ये 2 ऑर्बिटल क्या हो गए? एम्प्टी। अब ये जो ऑर्बिटल एम्प्टी हैं इन्होंने क्या किया? अब अभी लिगेंड आ रहा है, ये पेयर अप हो गए, ये एम्प्टी हो गया, रीअरेंजमेंट हो गई है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यहाँ पर क्या होगा कि ये वाले जो ऑर्बिटल है ये दे विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ये क्यों हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे? ये इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे कि इनकी एनर्जी पहले अनइक्वल थी, लिहाजा आप उसे इक्वल और मोर स्टेबल स्टेट में जाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कर दिया उन्होंने। अब जो साइनाइड आएगा, अच्छा, इस हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन में डी
2 इन्वॉल्व होंगे और एक S इन्वॉल्व होगा और 3 P इन्वॉल्व होंगे, लिहाजा हाइब्रिडाइजेशन हो गई D2sp3 एंड दिस इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। व्हाई इट इज इनर ऑर्बिटल, कि ये जो D है ना 3D, जो हाइब्रिडाइजेशन में 3D 4s और 4p इन्वॉल्व हैं, इसमें जो S और P की इनसाइड पर D इन्वॉल्व है, यानी 3 जो D इन्वॉल्व है वो लोअर शेल का है और S और P इन्वॉल्व हैं अपर शेल के, लिहाजा ये इनर D इन्वॉल्व होने की वजह से हम इन्हें क्या कह रहे हैं, इनर ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स D2sp3। अगर 4s 4p और 4d इन्वॉल्व होता, यानी D बाहर वाला इन्वॉल्व होता, तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती, sp3d2 या D। समझ आ गई? तो यहाँ कौन सी है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई और ये ऑर्बिटल्स बन गए, ये भी वेकेंट है। तो जो साइनाइड आ रहा था लिगेंड, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू कर दिए, उसने इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अब ये सारे ऑर्बिटल्स जो हैं, इनमें से हर ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल है, वो असल में D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, सो FeCN6 -3 involves D2sp3 hybridization. Any problem? कोई इशू, कोई क्वेश्चन? सर ये जो एक नहीं आवाज आ रही। सर ये जो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है डी वाले में, ये ऐसे ही रहेगा? ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इट्स नॉट अ कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग शुरिंग नहीं हो रही, कोऑर्डिनेट कोवलेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन और ये अनपेयर्ड ही रहेगा। ठीक है सर, जब हमने वेस्पर पढ़ी थी तो उसमें पहले जो लॉन पेयर्स थे, ये जो अनपेयर से पहले लॉन पेयर्स थे, उन केसेस में तो हम उनको भी हाइब्रिडाइजेशन में शामिल करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पहले हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे लिगेंड के साथ, तो इनको कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं, ये नहीं होंगे, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली फेल्ड। वो जो आपने पहले पढ़ा है ना, वो sp3 sp2 अमोनिया का केस, और उसमें वो और तरह की है। इसमें पर्टिकुलरली D इन्वॉल्व है, तो D ऐसे बिहेव करता है हाइब्रिडाइजेशन में। S और P में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, वो आपने पढ़ा है, अनहाइब्रिड रह जाता है, पढ़ा है ना? यस सर। तो वो अनहाइब्रिड ही रहेगा ना। आप जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अकेला पड़ा हुआ है ना अनपेयर्ड, वो हाइब्रिडाइजेशन में या बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बिकॉज हेयर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, समझ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब अगली एक बहुत ही अहम बात जो है ना, इसी के अंदर देखिएगा अभी, कि आप ना D कितनी तरह का होता है जी? शाबाश। D ऑर्बिटल कितनी तरह का होता है? D सर आउटर एंड इनर 5 टाइप का D होता है। Look at this. फाइव टाइप का D होता है। पहला होता है DXY, DYZ, DZX, DX square, Y square एंड DZ square। यही होता है ना? yes. इसमें जो पहले 3 है ना, दे आर एक्चुअली बिटवीन एक्सिस। ये 3 क्या होते हैं? दे आर बिटवीन एक्सिस। और ये जो 2 है ना, ठीक है, ये तो दे आर ऑन एक्सिस, बिटवीन एक्सिस एंड ऑन एक्सिस। जो बिटवीन एक्सिस है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्म T2G।
और जो ऑन एक्सिस हैं इन ऑर्बिटल्स को नोटेशन देते हैं EG की, दे आर कॉल्ड EG, दे आर कॉल्ड T2G। अब आपका क्वेश्चन ये है कि इनको ऐसे क्यों कहते हैं, वाई दे आर कॉल्ड EG एंड T2G, वाई वी नोट दैम एज ए T2G एंड EG। ये एक असाइनमेंट का क्वेश्चन हो गया आपका, लिख लें अपने पास, ये आपने मुझे बताना है, सही है। सो ये T2G हैं और ये क्या हैं, दो EG हैं। नेक्स्ट इज आयरन हेक्सासियानोफिरेट 2, इट इज अगेन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब जरा देखें क्या हो रहा है, सेम फिनोमेना, लेकिन अब हो ये रहा है कि आयरन +2 स्टेट में है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले रिमूव हुए। अब वेकेंट क्या क्या है, S वेकेंट है और P सारा वेकेंट है, जबकि D अभी वेकेंट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे साइनाइड करीब आ रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, साइनाइड का स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वो क्या कर रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है टू पेयर अप। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो ये पेयर अप होना शुरू हो गया, ये पेयर अप हो गया। व्हेन दे गेट पेयर्ड अप तो पीछे खाली जगह बच गई और इस खाली जगह खाली वेकेंट ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन की, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई, D2sp3 एंड द रेस्ट फिनोमेना इज सेम। तो आयरन ये 2 स्टेट में और आयरन 3 स्टेट में कॉम्प्लेक्स दोनों में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है दोनों कॉम्प्लेक्सेस में, शाबाश। ये स्टेबल है सर ज़्यादा। अच्छा चलो, और दूसरे वाला ज़्यादा स्टेबल क्यों स्टेबल है ये ज़्यादा? सर उसमें जो है ना सारे जो है ना इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया था पहले वाले में, उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके राइट, और कोई, अच्छा इसका कोई एप्लीकेशन, कोई फ़ायदा होगा? स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा सर, स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ओके ऑलराइट गुड, ठीक है जी, सब लोगों को समझ आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे हम आते हैं, दैट इज अगेन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड इट इज नाइट्रिटो हेक्सासियानोफिरेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसको हम ज़रा देखने जा रहे हैं कि ये क्या, किस तरह का कॉम्प्लेक्स है और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे है। Again iron, and it is present in +2 state, all is like the last one, ऐसे ही है, ऐसे ही है, सिर्फ एक जो है ना ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस NO2 से आया है, बस बाकी सारा सेम है, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। सिमिलरली कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस की तरफ अब हम आ रहे हैं, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। कोबाल्ट के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में, सॉरी नॉट आउटर मोस्ट, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, एस में 2 होते हैं, पी में 0 है, और इसका 4p में 0, 5s में भी 0, तो इसमें 5s 4p 4s 3d है। अब ये इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड हैं। अब इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो ये रिमूव हो गए, 4s खाली हो गया। अब D में स्टिल वी हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो जब लिगेंड इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इट विल बी पेयर्ड ऑफ, ये पेयर हो जाएंगे सारे 6 पेयर, 6 के 6 पेयर फॉर्म में चले जाएंगे। कैसे 6 पेयर फॉर्म में चले गए, दिस इज द प्रॉब्लम। अब देखें ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, सही, तो ये पेयर अप हो गया पेयर अप, इसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम, ये पेयर अप हुआ, कोई इशू, इस इतने तक मामला सॉल्व है, तो जवाब तो दो यार। ठीक है सर। सर
जी बच्चे बोले ना। सर ये तो ठीक है, पिछला जो आयरन की बात हुई है, जो आयरन की बात हुई है कि Fe3+ सर ज़्यादा स्टेबल होगा ना, Fe2+ कैसे स्टेबल होगा? क्योंकि 3 में तो ज़ाहिर सी बात है सारे उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 3+ में, जबकि 2+ में जो है वो एक पेयर्ड भी होगा, तो फिर स्टेबिलिटी तो हाफ फील्ड की है ना ज़्यादा। मैंने अभी आपको स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं की। वहाँ जो बात थी ना, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें सिर्फ ये चीज़ ही थी कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था और इसमें वहाँ यहीं उसी पोजीशन पर पेयरिंग सारे पेयर्ड है, लिहाजा ये इन अदर केस पैरामैग्नेटिक होगा और ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। बस बात ख़त्म हो गई। इससे अभी स्टेबिलिटी के ऊपर हम नहीं गए। अभी हम ये देख रहे हैं कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है या ओरिजिन ऑफ बॉन्ड है, जो वेस्पर आपको बताती है कि बॉन्ड कैसे बनता है, उसको हम देख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन को हम देख रहे हैं। अभी हम स्टेबिलिटी के ऊपर बात नहीं कर रहे, ठीक है? वो हम बाद में देखेंगे कौन किस तरह स्टेबल है, क्या नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं कोबाल्ट पे आ रहा हूँ। कोबाल्ट की कोई ख़ास बात है, इसमें कोई ख़ास बात है, इस सारे इसमें वो क्या ख़ास बात है, क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? शाबाश। कोई डिफरेंस नजर आया है? सर वैसे तो कोबाल्ट पैरामैग्नेटिक होता है। और यार पैरामैग्नेटिक को छोड़ो, मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाली बात, ये इस पॉइंट पे ना, सॉरी, ये वाली जगह, ये और ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन द ऑर्बिटल, इसको ज़रा मेरे साथ डिस्कस करें। मैं इसकी बात पूछ रहा हूँ बिकॉज यू डोंट लाइक, आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या पूछना क्या चाह रहा हूँ। देखें इसमें कोई फ़र्क है? पीछे ऐसे होता था सर, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो जब हमने पेयरिंग की तो 6 हो गए, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दे गया अभी से। पता नहीं, ढूंढे, इसी में है वो 5s में गया, 5s में चले गए। तो दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग। ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया। अब क्वेश्चन ये है, वहां क्यों गया है? सर आई थिंक इसलिए क्या है क्योंकि यहाँ पे मतलब वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में ज़्यादा अनस्टेबल था, तो वहाँ पे मूव किया है, तो शायद पेयरिंग अप करके तो शायद वहाँ पे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। हायर एनर्जी ऑर्बिट में ज़्यादा स्टेबल है। नो सर, लेकिन क्योंकि सर सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो, तो नीचे फिर आई थिंक पेयरिंग अप थी, ओनली पेयरिंग अप। ठीक है। अच्छा, अब ये बात सोचने वाली है कि हुआ ये है कि डी में इस वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद थी बिफोर हाइब्रिडाइजेशन एंड इनकमिंग लिगेंड, वो हुई है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे और 3 अनपेयर्ड थे, 2 पेयर्ड थे। लेकिन जैसे हाइब्रिडाइजेशन होना शुरू हुई और ये लिगेंड ने अप्रोच करना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, तो ये जब अप्रोच करने के लिए आया इसके करीब, तो उसने पेयरिंग स्टार्ट की, तो एक तो पेयरिंग हो गई। अब रह गया एक, वो जो एक इलेक्ट्रॉन बचा पीछे, ये देखें ये पेयरिंग हो गई, अब ये यहाँ चला गया, सही है, ये यहाँ चला गया, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब वो जब लिगेंड इसके करीब आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, 5s में जंप कर गया। अब ये क्यों जंप कर गया? दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रीज़न या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये मैं आपको ना ऐसे करता हूँ कि अभी आज की क्लास जो है ना, उसमें या आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आप लोग सारे सर्च आउट करें क्यों किया उधर। जब ये सर्च कर लेंगे ना, तो कल जब क्लास स्टार्ट होगी तो पहली चीज़ मैं यही पूछूंगा कि इसको क्या हुआ है, ये वहाँ क्यों गया है, ठीक, क्या रीज़न है कि वो वहाँ चला गया।
अब जब ये यहाँ आ जाता है उसके बाद कॉम्प्लेक्स बनता है, अगेन इट इज़ D2sp3 और एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाली साइड पर फ्री पड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन यकीनन ज़्यादा अनस्टेबल स्टेट में है क्योंकि ये आउटर मोस्ट है, ठीक, और फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट वो हम उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा, बट फर्स्ट आई वांट टू नो कि ये यहाँ क्यों गया है, आप इसकी रीज़न ढूंढें।